नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से आपको पता चलेगा कि 2024 में जो पूछे गए हैं प्रश्न वो कौन सा प्रश्न है, कैसे प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 100 प्रश्नों को देखिएगा, इसका स्तर क्या है, कैसे जो है प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट 2024 को देखने वाले हैं। यानी पेपर 1 TGT 9 to 10 का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। यानी हिंदी के जो 9 to 10 TGT पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के फर्स्ट शिफ्ट 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2024 के क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिला था। पहली बार हमें यहाँ आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को देखिएगा कैसे प्रश्न हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना जरूरी है ताकि आप सभी प्रश्नों को देख सकें। बिहार स्टेट 2025 अगर पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें सिलेबस के अनुसार जो प्रीवियस क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, वही प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़ जाइए। इसी चैनल पे आपको सेकेंड शिफ्ट और प्रीवियस क्वेश्चन पहले भी करवाया जा चुका है, पेपर 1 का भी करवाया गया है, और एक आपको जो है लेक्चर भी करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज संधि, समास, वाक्य, पदबंध सारे टॉपिक को जो है करवाया जाएगा। यानी आपका 5 से 10 दिन में आपका संपूर्ण जो है पेपर 1 का क्लास समाप्त कर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट शिफ्ट को देख रहे हैं और आगे के दिन जो है हम लोग सेकेंड शिफ्ट 2024 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 149 रुपया आप पेमेंट कर दीजिए, जिससे कि आपका पेपर 1 का प्रीवियस क्वेश्चन 2-3 सेट और जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाए, जिसे आप देखिएगा आपका लगभग 100% रिजल्ट स्टेट में हो जाएगा। स्टेट पेपर 2 के लिए आपको 199 रुपया इसी नंबर पे सेंड करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है। BPSC 4.0 के लिए 249 रुपये आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कहीं भी क्लास या कोई प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो फर्स्ट शिफ्ट 2024 के प्रश्न हैं उसको देखते हैं। आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़ जाइए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन, जिस पे ये खरा उतरता है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर आप बिहार स्टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा। इसमें हम लोग पेपर 1 TGT के PYQ 2024 के प्रश्न को देख रहे हैं। यानी 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो प्रश्न पूछा गया था वही प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, संसार का संधि विच्छेद है। तो संसार का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, सही आंसर लगाना है। 4 विकल्प रहेंगे और इसी तरह आपको विकल्प में जो है फंसाया जाएगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा समजोरसार यानी संसार। विकल्प बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, संसार जो है एक व्यंजन संधि है, हरंत का प्रयोग किया गया है। मुख्यतः हरंत जहाँ दिखेगा संधि विच्छेद करने पर वो व्यंजन संधि हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, स्वर संधि का उदाहरण है। अब आपको बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण क्या है। अब देखिए, सदगति यानी सत जोड़ गति, तो ये तो व्यंजन संधि हो गया। उसके बाद हो गया संतोष, सम जोड़ तोष, संतोष। उसके बाद विद्या जोड़ आर्य, बिल्कुल सही बात है, विद्या जोड़ आर्य, ये जो है स्वर संधि का उदाहरण है। तो विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। निर्भर यानी निह जोड़ मर, निर्मल, ये विसर्ग संधि है। तो विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। तो आप लोग इसका क्या आंसर लगाए हैं ये आपको
देखना होगा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न जो रखा था इसमें बहुत सारे प्रश्न हूबहू वही दे दिए थे, यानी 2023 के प्रश्न ही समाहित किए गए हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ये हूबहू पिछले साल का प्रश्न है, यानी 2023 का हूबहू प्रश्न यहाँ दे दिया है। तो एक PYQ देखने से मतलब ये होता है कि आपका लगभग 10 से 15% तैयारी हो जाता है। तो ये जो होगा उसे कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं, यानी विकल्प जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर स्वर के साथ व्यंजन मिले या व्यंजन के साथ स्वर मिले या व्यंजन के साथ व्यंजन मिले तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब देखिए आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है। तो इसमें देखिएगा व्यंजन संधि का जो उदाहरण पूछ रहा है, तो आप देखिएगा सम जोरगम संगम, यशा जोरदा यशोदा, नय जोरियन नयन। तो इस प्रकार से आप देखिए विद्याजोर आ रहा है, विद्याजोर अर्थी, विद्याजोर अर्थी, विद्याजोर अर्थी। तो यहाँ जो है विभाग इसे सही माना है, यानी व्यंजन संधि इसी को माना है। जबकि आप देखिएगा संगम में समजोरगम होता है, तो संगम भी हो व्यंजन संधि है। अब विद्यालय जो है विद्यार्थी जो है विद्याजोर अर्थी, तो ये जो है स्वर संधि है, लेकिन विभाग जो है इसे माना है, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। समजोरगम संगम जो है व्यंजन संधि है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे गलत आंसर होते हैं विभाग के द्वारा, तो बाद में चैलेंज किया जाता है। अब देखिए है परमात्मा में कौन सी संधि है। तो परमात्मा में जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है। जब संधि वाले टॉपिक को पढ़िएगा तो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि, तो उसको आप बारीकी से समझिएगा तब ये पता चलेगा। तो ये स्वर संधि के बहुत अंदर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको स्वर संधि को प्रकार सहित जब हम बताएंगे तो इस पर हम फोकस करेंगे। तो विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और हो सकता है कल जो है संधि का टॉपिक आपका हो, सुबह में आपको हो सकता है कि 6 बजे से 9 बजे के बीच कभी भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा और जो है अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। और आपका पेपर 1 का संपूर्ण तैयारी हिंदी जंक्शन पे करवाया जाएगा और बहुत कम दिनों में करवाया जाएगा। तो ये आपको दुविधा में रहने की बात नहीं है, आपका जो जिम्मेदारी हम लिए हैं उस पर खरा उतरेंगे। अब देखिए कह रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है। तो कर्मधारय समास का जो उदाहरण है वो आप देखिएगा तो इसमें आपको समझ में आ रहा है नवरात्रि, ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण, नवग्रह, नवयुवक, ये तीनों जो है कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी नवग्रह, नवयुवक, नवरात्रि। तो ये जो है सभी कर्मधारय समास हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन विभाग इसका जो है सही आंसर विकल्प सी माना है। तो हम लोग इसको सही मान के चलेंगे, विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अब देखिए कह रहा नग्न शब्द में समास होगा। तो नगण्य शब्द में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं। तो नगण्य जो शब्द है उसमें तत्पुरुष समास होगा, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है महासागर सामासिक शब्द का विग्रह है। तो महासागर जो समासिक पद है उसका विग्रह क्या होगा। तो महासागर यानी महान है जो सागर, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए विग्रह करने के लिए भी प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है, तो आपको एक एक चीज़ों को देखना है और व्याकरण के जितने भी सिलेबस में लगाए हुए हैं सभी टॉपिक को देखना है अच्छे से, तभी एग्जाम को आप करेक्ट कर पाइएगा। अब कह रहा है मतदाता शब्द में समास है। तो मतदाता जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो मत को दान करने वाला, तो यानी तत्पुरुष कर्ता कारक चिन्ह आ गया। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, कर्म को
तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, अनुरूप में कौन सा समास है? तो देखिए अनुरूप जो समास है वो अपने आप में अव्ययी भाव समास है, यानी जिसके आगे अनु, यथा, आ आदि लगा रहे ये सब अव्ययी भाव समास हो जाते हैं, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्नों का स्तर वही है, लेकिन इस बार हो सकता है कि कुछ प्रश्नों में चेंज करें, क्योंकि विभाग हमेशा सोचता है कि आप जब तैयारी उसी लेवल में करते रहते हैं तो कुछ उसमें परिवर्तन कर देता है। तो आपको संपूर्ण तरीके से तैयारी करके जाना होगा। अब देखिए दिया है गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। अब गद्यांश हम लोग पढ़ देते हैं। गद्यांश हूबहू पिछले साल वाला रखा है, लेकिन प्रश्न को इसमें चेंज कर दिया है। अब देखिए पूछा जा रहा है, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्ण, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत, सबकी प्रिय है भारत माता। अब देखिए ये गद्यांश है, इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है फसलें और पके फल किसकी देन है? तो फसलें और जो पके फल हैं वो किसकी देन है? तो ये नदियों की देन है, ये नदियों की देन है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है, भारत का माता का उपहार किसे कहा गया है? तो भारत माता को जो उपहार कहा गया है वो देखिए ऊपर चर्चा किया गया है। यहाँ भारत माता का जो उपहार है वो क्या है? खेतों में लहराती फसलें हैं, बागों के पके फलों की बहार है। तो ये आप देखना है कि कहाँ है। तो यहाँ जब विकल्प देखिएगा तो वनों में जड़ी बूटी, तो ये तो नहीं होगा। खानों में खनिज, ये भी नहीं। एक से अधिक विकल्प सही, ये भी नहीं। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। तो आपको विकल्प डी से बचना है। और एक देखिए नया तरह का विकल्प बनाया है, एक से अधिक विकल्प सही है। ये पिछले 2023 में विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार समाहित किया है 2024 में। तो हो सकता है 2025 का जो एग्ज़ाम है ये विकल्प आपको ज़्यादा परेशान करे। तो ऐसे विकल्पों से आपको बचना है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा गद्यांश है आपके सामने है। अब देखिए कहा जा रहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं, पर हित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुकर्म से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने रोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। अब देखिए ये जो यहाँ गद्यांश दिया हुआ है उससे देखिए प्रश्न कैसे पूछा हुआ है। तो कह रहा है सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। तो सामाजिक जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है आपको बतानी है। तो सामाजिक में जो है इक प्रत्यय आया हुआ है, यानी प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है। तो विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 1 घंटा के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए कहा गया है संहार का अर्थ है। तो संहार जो है उसका अर्थ क्या है? यानी नाश करना। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कहा जा रहा है कि पद्यांश को पढ़िए और पढ़कर उत्तर दीजिए। तो देखिए ये जो पद्यांश है पिछले बार पूछा गया है वही पद्यांश है, सिर्फ इसमें प्रश्नों को चेंज किया है। अब देखिए कहा जा रहा है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण वनवश बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो
तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का रे न सका, उल्टे हरि को बांधने थरा, जो था असाध साधने चला, जब मार नाश मनुज पर छाता है, पहरे विवेक मर जाता है। तो ये जो है रश्मि रथी में आप देखिएगा तो वहाँ से दिया गया है, और ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की बहुत प्रसिद्ध कविता है। अब इसमें जो है परिजन में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। देखिए इतनी लंबी जो आपको पद्यांश दिया है, मात्र छोटा सा यहाँ प्रश्न पूछ दिया है, तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ भी दे करके प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो परिजोजन यानी परिजन, तो परि उपसर्ग से मिलकर के बना है परिजन शब्द, विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, तो वाक्यों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वाक्यों में जो प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो अक्षर वर्ण तो शब्द मिलकर बनते हैं, उसे पद कहा जाता है। यानी वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे पद कहा जाता है, यानी विकल्प जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होती है उसे कहते हैं। यानी एक उद्देश्य और एक क्रिया होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है साधारण वाक्य। यानी वाक्य के जो 3 भेद होते हैं उसी में साधारण वाक्य कहा जाता है, एक क्रिया और एक उद्देश्य वाले को। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ जो है वो क्या है? यानी सर्वनाम को का कौन सा रूप है? तो देखिए कुछ जो है अपने आप में जो आता है वो क्या रूप लेकर के आता है? तो ये निश्चित नहीं है कुछ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कुछ और कोई जब भी आएगा तो अनिश्चयवाचक होगा, जो और सो आएगा तो संबंधवाचक होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है विधिवाचक का उदाहरण है, विधिवाचक जो वाक्य है उसका उदाहरण है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, जिस वाक्य में किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, नी उपसर्ग से बना शब्द है। तो नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो नी उपसर्ग से जो बना है वो बना है निवास। यानी नी जो वास निवास, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, निवास शब्द बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो सपेरा जो आया है उसमें कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो सपेरा में सप जो एरा सपेरा, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। यानी एरा प्रत्यय से बना हुआ है सफेरा। तो विकल्प यानी आप देखिएगा सप प्लस एरा, तो ये आप जब मिलाइएगा तो ये पा में आ जाएगा। यानी मात्रा जो है ये दोनों का जो है संधि होगा, तो एरा प्रत्यय इसमें होगा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। जब हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे चीज़ों को, ताकि क्लियर हो जाए आपको। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम मिलता है, इसके कारण परेशानी होती है। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कौन सा युग्म जो है सही नहीं है आपको बताने हैं। तो देखिए कौन सा युग्म जब सही नहीं है बात किया जाए तो एक एक विकल्प को आपको देखना है। तो जो बहुत भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी, ये भी सही है। जो कटु बोलता है कटुभाषी, ये जही। जो कम बोलता है उसे वाचर नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। यानी अल्पभाषी उसको कहा जाता है जो कम बोलता है, और जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचर कहा जाता है। तो ये जो है विकल्प डी सही हो जाएगा। यानी सही नहीं है, तो नहीं पूछा है, विकल्प डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में एक
वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी एक वचन से बहुवचन बनाया गया है तो कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। अब देखिए ये जो है वचन आपको पढ़ना नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी यहाँ दे दिया है, तो आपको एक दो प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो साधारण होंगे। अब देखिए पहिया का पहिए, आदत का आदतें, हाथी का हथनी, हाथी का हाथिन, ये जो है गलत है, ये विकल्प। कामना का कामना, ये सही है, तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णता प्रकट किया जाए कहलाता है, तो वो कहलाता है वाक्य, यानी पूर्णतः जो प्रकट किया जाए उसे वाक्य कहा जाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 100 प्रश्न में आप कितना सही करते हैं अंत में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं रहिएगा तो सभी प्रश्नों को आप नहीं देख पाइएगा। और साथ ही आप जो है एक एक प्रश्न को देखने चलिएगा, और इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रैक्टिस सेट 1 का, प्रीवियस सेट जो है 23 का हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट सभी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं या फिर हिंदी जंक्शन चैनल पे अपने अनुसार देख सकते हैं। तो आपको दुविधा में रहने की बात नहीं है, परेशान रहने की कोई बात नहीं है। आपका पेपर 1 का तैयारी जो है बिल्कुल 10 दिन में आपका संपन्न करवाया जाएगा, ये जो है हिंदी जंक्शन पे ऐसा होगा। पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव काम कर डालना। जैसा कि आप बिहार में देखे हैं दशरथ मांझी ने जो है पहाड़ काट कर रास्ता बनाया, तो वो असंभव काम किया है, वहीं से मुहावरा ये प्रचलित हुआ, पहाड़ काटना यानी असंभव काम करना। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, तो घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यानी बेफिक्र होना। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का क्या अर्थ है, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका जो सही अर्थ है ध्यान ना देना या अनसुनी करना, दोनों हो जाएगा, तो दोनों विकल्प सही है, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के भी विकल्प बनाए हुए रहते हैं, तो आपको अच्छे से विकल्पों को भी देखना है और एग्जाम में प्रश्नों को अच्छे से पढ़ देना है, क्योंकि सीबीटी एग्जाम होगा तो आपको संभल के बनाना है और प्रैक्टिस भी कर लेना है कंप्यूटर पे, जिसका मॉक टेस्ट हो सकता है एग्जाम के पहले आपको प्रोवाइड करवाया जाए। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का जो अर्थ है वो है भारी विपत्ति आना। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कारा अक्षर भैंस बराबर रोकोक्ति का अर्थ होगा, तो कारा अक्षर भैंस बराबर जो रोकोक्ति है उसका जो सही अर्थ है यानी निरक्षर होना, यानी कुछ नहीं जानना, निरक्षर होना। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं इसको, क्योंकि आप जब हमें सहयोग करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी अशुद्ध वाक्य को आपको छांटनी है। तो देखिए ये फल अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल शुद्ध है। मुझे निबंध लिखना है, ये भी सही है। राम और राम का पुत्र बाजार गया, तो ये देखिए गलत है, राम और उसका पुत्र हो सकता है, दो दो बार संज्ञा का प्रयोग उचित नहीं है, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको ढूंढना है। यह सुंदरतम साड़ी है, बिल्कुल सही है। घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि, ये बिल्कुल अशुद्ध है। धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, आज उसके रहस्य का राज खोजा, ये सही है। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, ये सही तरीके से नहीं वाक्य बनाया है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, तो कोलंबस ने अमेरिका का जो समुद्री मार्ग का खोज किया, अमेरिका तो था, तो ये जो है सही वाक्य नहीं है। बाकी ये सही है, कई बार वह आगरा हुआ है, अब वह फिर से पढ़ना चाहता है, राम लक्ष्मण और सीता जंगल गए, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए अशुद्ध वाक्य का जब देखेंगे, घंटी बजते ही सब मजदूर अपने घर जाएंगे,
घंटी बजते ही सब मजदूर अपने घर जाएंगे। सड़क पर कंकड़ कूड़ेदान में डाल दो। सड़क पर का कंकड़ कूड़ेदान में डाल दो। सड़क पर का, ये जो है गलत लग रहा है, तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बतानी है। तो देखिए, शिष्य यज्ञ के लिए रखरीर आया, तो ये तो बिल्कुल सही है। वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। वह शहर के नहीं, शहर से खिलौने लाकर बेचता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है मेरी बहन कल दिल्ली से आएगी। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। यहाँ ये जो शब्द रेखांकित किया गया है मेरी बहन, वो कौन सा पदबंध है। तो देखिए, पदबंध वाले टॉपिक को पढ़िएगा तो ये पता चलेगा मेरी बहन जो है संज्ञा पदबंध यहाँ है, यानी विकल्प जो बी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो भी आंसर बताया जा रहा है बिहार बोर्ड जो माना है उसी को बताया जा रहा है, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे आंसर इसमें बनता है। कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए, पदबंध के अंतर्गत जो शामिल नहीं है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो पदबंध के अंतर्गत जो नहीं शामिल है वो कौन सा है। तो नहीं शामिल में जो है संज्ञा पदबंध है, क्रिया है, विशेषण है, लेकिन समास कोई पदबंध नहीं है, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। ये हूबहू पिछले साल का प्रश्न दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है। बहुत अच्छी पढ़ाते हैं गुरुजी, तो ये जो पदबंध आएगा वो विशेषण पदबंध आएगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। यानी संज्ञा की जो विशेषता बताए वो विशेषण हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है संगीता बहुत धीमी गति से लिखती है। बहुत धीमी गति से, अब देखिए यहाँ जो आया है क्रिया के विशेषता बतलाने के लिए आया है बहुत धीमी गति से, तो यहाँ जो हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी क्रिया विशेषण पदबंध है, विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह कहलाता है। तो क्रिया का जो कार्य करने वाला जो पद समूह है उसे क्या कहा जाता है, यानी क्रिया पदबंध कहा जाता है। विकल्प सी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी देखने को आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। तो देखिए, कर्तृवाच्य जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं आती है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। एक से अधिक विकल्प सही हैं, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो सी नए तरीके के विकल्प बनाए गए हैं उस विकल्प से आपको बचना है, क्योंकि ऐसे विकल्प बना करके आपको दुविधा में डाला जाता है, फंसाया जाता है। कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। तो देखिए, कर्मवाच्य का जहाँ भी चर्चा होगा उसमें जो है सकर्मक क्रिया आ जाएगा, यानी जब तक सकर्मक क्रिया नहीं रहेगा तब कर्म हो ही नहीं सकता, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भाववाच्य जो आता है उसमें अकर्मक क्रिया होती है, ये ध्यान रखिएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है। तो जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वह वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है, तो कर्मवाच्य कहलाता है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। जब वाच्य वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है मैं लिख नहीं सकता, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। मैं लिख नहीं सकता जो वाक्य है उसको भाववाच्य में बदलना है, तो उसका होगा मुझसे लिखा नहीं जा सकता, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, सोनार गहने बनाता है, कौन सा वाच्य है। सोनार जो है गहने बनाता है, कौन सा वाच्य है, तो कर्ता का प्रयोग हुआ है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऊपर देखे थे 5 जो है अशुद्ध वाक्य पूछा गया था, लेकिन यहाँ शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। तो देखिए, झूठी गवाही मत देना, ये बिल्कुल सही है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा, वाक्य है।
तो काम खत्म किया और खेलने लगा। जहाँ और से ये जुट गया तो संयुक्त वाक्य हो जाता है, यानी विकल्प जो सी है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है और 100 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज जो है हम लोग PYQ जो 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसी के TGT यानी पेपर 1 बिहार स्टेट का प्रश्न को देख रहे हैं। तो आप देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं, यानी रचना के आधार पर 3 भेद और अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो 8 भेद होते हैं। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है आपको बताना है। तो ये जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है। या और ये सबसे जब जुड़ा रहेगा तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, शर्मा घर जाती है वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है? तो ये बिल्कुल जो है सरल वाक्य है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नों का स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसा 2023 में पूछा गया था वही स्तर 2024 में रखा गया था, लेकिन हो सकता है 25 में कुछ प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा उच्च बनाया जाए ताकि आपको भ्रमित किया जाए। शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध आता है वो कौन सा शब्द दर्शाता है? तो वो जो है शब्द शक्ति कहा जाता है उसे, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। तो जब शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो इस पे हम लोग चर्चा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, यानी व्यंजना शब्द शक्ति जो है उसके भेद के अंतर्गत कौन आता है? तो शब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना 2 भेद होते हैं, तो अर्थी व्यंजना हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो छोटे छोटे जो प्रश्न हैं जब तक आप टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो ऐसे प्रश्न को आप नहीं बना सकते हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं व्याकरण के सभी टॉपिक तो चैनल पे डाला हुआ आप व्याकरण के अपने अनुसार टॉपिक देख सकते हैं, अन्यथा हम क्लास जब देंगे पेपर 1 का तो वहाँ देख सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे देखना चाहते हैं, कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का क्या कार्य है आपको बताना है। तो व्यंजना का देखिए कार्य है मूल अर्थ को व्यक्त करना, ऐसा तो नहीं है। प्रयोजन को व्यक्त करना ये भी नहीं। मुख्यार्थ की व्याख्या करना ये भी नहीं। मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति है। तो यहाँ जो पंक्ति आया है इसमें कौन सा शब्द शक्ति है आपको बताना है। तो इसमें देखिए व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा, नगर दरिद्र आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो यहाँ कौन सा शब्द शक्ति है? तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी व्यंजना की गई है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दगता अधिकाय, व खाए बौरात नर या पाए बौराए। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति आया है इसमें यमक अलंकार है, यानी कनक कनक दोनों का 2 अर्थ है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ देखिए शब्द शक्ति पूछा था और यहाँ पूछ रहा है कि उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो पानी का जो है चिपका हुआ अर्थ है, और चिपका हुआ अर्थ जहाँ भी आएगा यानी एक ही पानी का विस्तृत अर्थ जो है प्रयोग किया गया है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, सरेस अलंकार हो जाएगा। तो अलंकार, रस और छंद ये तीनों जो टॉपिक है काफ़ी पेचीदा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी लगभग 10-10 प्रश्न सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप जब तक इसको रिहर्सल नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो ऐसे प्रश्न आपको नहीं बनेंगे। हनुमान की पूछ में रग ना पाई आग, रंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार आया है अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी बढ़ा चढ़ा कर बात किया गया है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
विदा है अथवा यह वरदान निम्न अलंकारों में किसका उदाहरण है। अब देखिए ये जो है हूबहू पुराने प्रश्न को पूछा गया है, यानी 2023 प्रश्न को दोहरा दिया गया है। तो इसमें देखिए विदा है अथवा यह वरदान, यहाँ संदेह व्यक्त हो रहा है तो संदेह अलंकार हो जाएगा, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो अलंकार वाले टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें गहरी अध्ययन करेंगे। प्रीतम को समक्ष पा कामनी, ना जा सकी ना ठहर सकी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार रक्षित हो रहा है, यानी कौन सा अलंकार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए विरोधाभास अलंकार देखने को मिल रहा है, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है खोरे जू किवार तुमको ही एती बार, हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में। अलंकार पहचानिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको पहचाननी है। तो यहाँ जो अलंकार आया है उसको आप अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ये जो है वक्रोक्ति अलंकार आया है, वाक्यों को जो है उक्ति किया गया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसका कथन है। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसका कथन है। तो ये जो कथन है ये वेद व्यास जी का कथन है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समय के अभाव के कारण थोड़ा सा क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहा है, तो ये हम मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, और समय कम रहने के कारण हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का प्रयास करते हैं, विस्तार में चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है स्टेट के लिए। केकी रब की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास, इस पंक्ति में कौन सा रंग। यहाँ जगती जगती दो बार आया, एक बार जगती है क्रिया, एक है जगती नाम है। तो यहाँ जो आया है वो कौन सा अलंकार आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए यमक अलंकार है, यानी एक ही शब्द है, दोनों का दो अर्थ है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे आते हैं। विदा है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऊपर देखिए एक बार ये प्रश्न पूछा गया है और इसको दोबारा यहाँ दिया गया है, तो ये दो ही देखिए संदेह अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सामने है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा वो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है सत्य सिर दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है। सत्य सिर दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में नहीं दिया है। सत्य सिर दृढ़ ध्वजा पताका, यानी इसमें जो अलंकार है यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। सोहत है मुख चंद्र में अलंकार है। तो ये हुबहू प्रश्न पूछा गया है पिछले साल का, तो इसमें जो है मुख चंद्र यानी रूपक अलंकार है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है मनमा भव सागर में गोते खाएं में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही उषा घट नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार आया है रूपक अलंकार है, विकल्प सी सही हो जाएगा। और ये VVI प्रश्न है, आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। मंद मंद हंसी मुखचंद जुन्हा घाई में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी मुखचंद यानी रूपक अलंकार है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है। बहुत कारी सिर जरा से रार केसर से कि जैसे धुल गई हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार आया है उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अलंकार से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, तो अलंकार वाले टॉपिक को आपको अच्छे से देखना होगा, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका रगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो
तो यहाँ जो अलंकार आया है उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए सभी अलंकारों को जो है हम लोग अलंकार वाले टॉपिक में विस्तार से देखेंगे, क्योंकि यहाँ समय कम है और स्पेस नहीं है बताने का, तो ये थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो हम लोग अलंकार वाले टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक अलंकारों पे। फूरे हैं कुमुद फूरी मारती सधन बन, फूरी रहे तारे मानो मोती अनगिनत हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार आया है वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछा जा रहा है। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कराधर हैं, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार से ज़्यादा प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं, तो विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। आगे है। ना खुदा है मेरा ना बिसारे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहें। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हूबहू 2023 के प्रश्नों को दोहराया गया है। तो यहाँ जो अलंकार है ये विरोधाभास अलंकार है, ना इधर के रहे ना उधर के, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। आई ऐसी अद्भुत बेरा, ना रो सका ना बिहस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हूबहू प्रश्न को दोहराया गया है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वह जीता ही मरा, देश का प्रेम ना जिसमें भरा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है विरोधाभास अलंकार है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोमल नैनों से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है वो भी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है। तुम अंगार सैया पर मधुर करिया बिछाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ कौन सा अलंकार है आपको बताने हैं। तो देखिए जो यहाँ अलंकार आया है वो विरोधाभास अलंकार है, यानी सैया पर रहेगा तो कोई करी कैसे बिछाएगा, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो देखिए छंद शब्द जो है संस्कृत के छेदी धातु से बना है। छंद जब पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा किया जाएगा, विकल्प ए जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है। छेदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छेदी जो धातु है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी ढकना या आच्छादित करना दोनों होता है। तो दो विकल्प सही हैं, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है। चंचल शब्द में चंद्र वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? तो चंद्र वर्ण में जो मात्रा होगी वो गुरु मात्रा होगी, यानी दो की मात्रा होगी ये मात्रा, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्र बिंदु वाले वर्ण क्या होते हैं? चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं उसे लघु कहा जाता है, और अनुस्वार वाले जो वर्ण होते हैं उसे गुरु कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको उलझा सकता है। आगे कहा जा रहा है। सगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो जब छंद पढ़िएगा तो जो गणों की संख्या 8 है उसमें आप देखिएगा तो ये पता चलेगा, यानी 2 लघु और 1 गुरु होगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? पूछ रहा है। मानुष है तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब देखिए यहाँ जो छंद आया है कौन सा छंद है ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए सवैया छंद है। अब सवैया छंद में कितनी मात्राएं होनी चाहिए विस्तार से छंद वाले टॉपिक में चर्चा किया जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं अभी तो छंद वाले टॉपिक जो व्याकरण का है उसको आप देख सकते हैं।
कहा जा रहा है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगन, दो भगन और एक रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। तो ऐसा किस में होता है? तो ये होता है द्रुत विलंबित में, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। ये हूबहू पिछले साल के प्रश्न को यहाँ समाहित किया गया है। तो आप देख रहे होंगे लगभग 10 से 12 प्रश्न को पिछले साल को ही उठा करके दे दिया है। अब देखिए कहा रहा है कि इसमें वार्णिक छंद है, तो कौन सा वार्णिक छंद है? पंक्ति को देखिए, फूरी डारे सुकु सुममयी ती की देख आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहनी मूरत आगे। यहाँ कौन सा आया है छंद, ये आपको बताना है। इसमें देखिए मंदाक्रांता छंद है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। मंदक्रांता छंद यहाँ आया हुआ है, तो विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है किस वर्णिक छंद में 4 यगन के साथ 12 वर्ण होते हैं? तो ये किस में होते हैं आपको बताया गया है, हूबहू पिछले साल के प्रश्न को दोहराया गया है। तो ये भुजंग प्रयाति छंद में होता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? तो द्रुत विलंबित और सवैया जो छंद है वो किस प्रकार का छंद है आपको बतानी है। तो ये जो छंद है वो वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद जो छंद के प्रकार हैं दो, उसमें आप देखिएगा एक एक चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करते चले जाएंगे। तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो काव्य प्रकाश जो पुस्तक है वो मम्मट का पुस्तक है, यानी आचार्य मम्मट का ये जो है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ कुछ प्रश्न जो है काव्य शास्त्र से घुसा दिए जाते हैं, तो ये जब हम लोग रस अलंकार छंद पढ़ेंगे तो वहाँ 2-4 पुस्तकों के नाम को देख लेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है माधुर्य गुण किस रीति से संबंधित है? तो देखिए रीति जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, गौरी, बंधर्वी या पंचारी रीति। तो ये आप जब देखिएगा तो मधुर्य गुण जो आता है उसमें वैदर्भी रीति के अंतर्गत आता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है पांचारी रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? तो काव्य गुणों की संख्या जो 3 है, ओज, प्रसाद, मधुर्य गुण, तो उसमें पांचारी जो रीति है उसका संबंध किस काव्य गुण से है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पांचारी जो रीति है उसका गुण संबंध जो है प्रसाद गुण से होता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, 5-6-7 प्रश्न और हैं, और इतना देर तक बने रहे हैं तो 2-4 मिनट और रहिए तो आपका जो है सभी प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो देखिए आचार्य जो भरत मुनि हैं वो काव्य गुणों की संख्या 10 माने हैं, काव्य दोषों की संख्या भी 10 माने हैं, अलंकारों की संख्या जो है वो 4 माने हैं, और रसों की संख्या जो है 8 माने हैं। ऐसा वो चर्चा अपने नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है उसमें करते हैं। तो विकल्प सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी काव्य गुणों की संख्या भरत मुनि 10 मानते हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? देखिए आचार्य वामन के अनुसार जो रीति के भेद हैं वो वैदर्भी रीति है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। वैदर्भी, पंचारी और जो वहाँ रीति के जो भेद हैं वो इसमें समाहित किया गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतर पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफर जवानी को। अब देखिए यहाँ जो पूछा जा रहा है इसमें अब पूछा गया है, देखिए प्रश्न आपको देखिएगा तो ए स्टेट का जो प्रश्न है 2-4 प्रश्न अधूरे होते हैं, यानी पूरी तरह से पूरा भी नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पंक्ति दे दिया, पूछा भी नहीं कि रस पूछिए, लेकिन विकल्प से आपको पता चलना है कि आपको इसमें कौन सा रस है, ये आपको पता करना है। तो इसमें देखिए वीरता का बात किया जा रहा है तो वीर रस हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये रस सूत्र का जो परिभाषा है रस सूत्र का, ये पंक्ति किसका है?
तो ये देखिए भरत मुनि का बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग के चित्रण में किस रस का समावेशन होता है? तो नायक नायिका के जो प्रेम प्रसंग का चित्रण होता है वो किस में किया जाता है? तो श्रृंगार रस में कहा जाता है। और श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, रसों का राजा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। इसका जो अस्थाई भाव है वो क्या हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति हो जाएगा। तो ये पता होनी चाहिए, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। तो देखिए अद्भुत जो रस है उसका अस्थाई भाव क्या है आपको बताना है। तो अद्भुत का जो है विस्मय जो है अस्थाई भाव है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का 100वां और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो देखिए जो रसों की संख्या 8 माना है उसमें जो भरत है यानी भरत मुनि है वो नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। तो वो शांत रस को स्वीकार नहीं किया है, बाद में जोड़ा गया है शांत रस को, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को बिहार स्टेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी फर्स्ट शिफ्ट 2024 का 100 प्रश्नों को प्रस्तुत किया और हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और YouTube पे शायद ही कहीं 2024 का प्रश्न रहा होगा। लेकिन अब हमें लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से कितने चैनल हैं जो इसको जो है कॉपी करके पुनः डालने के प्रयास करेंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ बात किया जा रहा है कि पेपर 1 का जो 2024 का है वो तो करवा दिए, अब जो है सेकेंड शिफ्ट का कुछ दिन के बाद यानी कल या परसों करवाया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 का भी 2024 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों शिफ्ट का करवाया जाएगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि प्रीवियस क्वेश्चन का आपको करवाना है, कितना तैयारी करवाना है। हम एक एक चीज़ों को आपको ये जो है प्रस्तुत करते हैं, इकट्ठा करते हैं और आपके परीक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ हम डालने का प्रयास करते हैं ताकि आप कहीं भटके नहीं और फिर ही आपको अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो यूट्यूब पे आपको इतना अच्छा प्रोवाइड करने के लिए हम बहुत हरसक मेहनत करते हैं कि आपका तैयारी बेहतर हो। और कहाँ तक हम ये संभव कर पाए हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप चैनल पे बने रहें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए स्टेट पेपर 1 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 149 रुपया पेपर 1 के लिए, 199 रुपया पेपर 2 के लिए और 249 रुपया BPSC 4.0 के लिए। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, UPI, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम इधर से PDF उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आपका संपूर्ण तैयारी हिंदी की हो जाएगी। कहीं से कोई भी किताब या पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसी तरह चैनल पे बने रहें, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, यही कामना है। दशहरा का जो है नवरात्र का दिन चल रहा है तो आप सभी को नवरात्र का जो है शुभकामना है। आप माता से प्रार्थना कीजिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो ताकि हम आपके बढ़ें आपके माध्यम से। तो इसी तरह आपके जो है समक्ष वीडियो उपलब्ध होता रहेगा और मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।